आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक ऐसे बहुत ही बड़े और हैरान करने वाले विरोधाभास यानी पैराडॉक्स को समझेंगे जो आज की इकोनॉमी के बिल्कुल सेंटर में बैठा है। तो चलिए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं। एक तरफ तो ये बड़े गर्व की बात है कि आज देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। शेयर बाजार रोज नए रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं। लेकिन इस शानदार ग्रोथ के शोर के बीच एक कड़वी सच्चाई भी मौजूद है। हमारी करेंसी डॉलर के मुकाबले इतिहास के सबसे निचले स्तर पर आकर गिर चुकी है। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। और ये विरोधाभास एक बहुत ही खतरनाक सवाल पैदा करता है। क्या सच में करेंसी डॉलर के मुकाबले 150 तक पहुंच जाएगी? क्या ये लगातार हो रही गिरावट सिर्फ ग्लोबल मार्केट का कोई टेम्परेरी झटका है, या फिर ये दशकों से चली आ रही उन स्ट्रक्चरल गलतियों का नतीजा है जिन्हें कभी ठीक ही नहीं किया गया? चलिए इस पूरे चक्रव्यूह को डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1947 के उस मशहूर मिथक की। आखिर इसकी सच्चाई क्या है? इंटरनेट पर अक्सर ये दावा किया जाता है कि 1947 में ₹1 और $1 बिल्कुल बराबर थे, लेकिन हिस्टोरिकल डेटा इस बात को पूरी तरह झुठलाता है। असल में आज़ादी के वक्त हमारी करेंसी अमेरिकी डॉलर से नहीं बल्कि ब्रिटिश पाउंड से जुड़ी हुई थी। उस वक्त एक पाउंड लगभग 13.33 रुपए के बराबर था। अगर उस दौर में डॉलर से तुलना भी की जाए ना, तो $1 की कीमत करीब 3.30 रुपीस हुआ करती थी। लेकिन फिर आया 1944 का ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, जिसके बाद अमेरिकी डॉलर ग्लोबल ट्रेड का नया बॉस बन गया और तब से दुनिया भर की करेंसीज की वैल्यू डॉलर के मुकाबले तय होने लगी। अब आते हैं हिस्ट्री के एक ऐसे हिस्से पर जिसे हम अ हिस्ट्री ऑफ बैंडेड्स कह सकते हैं, यानी बीमारी का इलाज नहीं, सिर्फ टेम्पररी पट्टी। क्योंकि पिछले कई दशकों में अलग अलग सरकारों ने मूल बीमारी को ठीक करने के बजाय सिर्फ टेम्पररी फिक्सेस का सहारा लिया है। 1966 का डिवैल्यूएशन हो, 1991 का खाली खजाना हो, 1998 के सैंक्शंस के बाद एनआरआई बॉन्ड्स के जरिए उधार लेना हो, या फिर 2013 का टेपर टेंट्रम। हर बार गवर्नमेंट्स ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की जगह बस किसी तरह उस वक्त के संकट को टालने की कोशिश की। इस ऐतिहासिक पैटर्न को समझने के लिए इन दो टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है। 1992 के लिबरलाइजेशन से पहले करेंसी की वैल्यू घटाना या बढ़ाना सीधे सरकार के हाथ में होता था, जिसे डीवैल्यूएशन कहते थे। वहीं 1992 के बाद ये कंट्रोल मार्केट फोर्सेस के पास चला गया, जिसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है। अब देखिए 1966 में क्या हुआ था। विदेशी संस्थाओं के भारी दबाव में आकर तत्कालीन सरकार ने रातों रात करेंसी की वैल्यू 26% घटा दी थी। ये फैसला इतना अचानक था कि उस वक्त के कई दिग्गज नेता आग बबूला हो गए थे। एक्सपर्ट्स ने तभी वार्निंग दी थी कि बिना सरप्लस माल के एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा, और एग्जैक्टली वही हुआ। एक्सपोर्ट तो बढ़ा नहीं, उल्टा विदेश से आने वाली मशीनरी और अनाज रातों रात महंगे हो गए और देश में भयानक महंगाई। फिर आया 1991 का साल, जो इकोनॉमी के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था। खाड़ी युद्ध यानी गल्फ वॉर के कारण कच्चे तेल के दाम ग्लोबल मार्केट में रातों रात $15 से उछलकर $40 प्रति बैरल के पार निकल गए। ऊपर से मिडिल ईस्ट से आने वाला विदेशी पैसा आना बंद हो गया। हालात इतने खराब थे कि खजाने में सिर्फ $1.2 बिलियन बचे थे, जो मुश्किल से 3 हफ्तों के इंपोर्ट्स के लिए काफी थे। दिवालिया होने से बचने के लिए बेहद खामोशी से 67 टन सोना लंदन और स्विट्जरलैंड की तिजोरियों में गिरवी रखना पड़ा। ये ऑपरेशन इतना खौफनाक था कि जब सोना भारी सुरक्षा के बीच एयरपोर्ट ले जाया जा रहा था, तो रास्ते में एक वैन का टायर तक फट गया था, जिससे अधिकारियों की सांसें अटक गई थी। खैर, इसी भयानक संकट ने उन ऐतिहासिक लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स को जन्म दिया। 1991 के बाद विदेशी कंपनियां तो आईं, लेकिन देश को एक असली मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोई ठोस पॉलिसी नहीं बन पाई। 2000 के दशक में विदेशी निवेश के आने से शेयर बाजारों में जबरदस्त बूम जरूर आया, लेकिन इसने एक झूठी सुरक्षा का एहसास दिलाया, क्योंकि ये असल में हॉट मनी थी। हॉट मनी यानी वो विदेशी पैसा जो सिर्फ और सिर्फ तुरंत मुनाफा कमाने के लिए आता है और जरा सा भी रिस्क देखते ही वापस उड़ जाता है। और इस हॉट मनी का पर्दाफाश हुआ 2013 के टेपर टेंट्रम में, जब अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरें बढ़ाने का सिर्फ इशारा भर किया और सारा विदेशी पैसा रातों रात बाहर जाने लगा। नतीजा ये हुआ कि करेंसी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं हमारी इकोनॉमी की एक और कड़वी सच्चाई, जिसे हम द डाइट कोक पैराडॉक्स कह सकते हैं। इस अजीब से मैन्युफैक्चरिंग लूप पर जरा गौर कीजिए। सबसे पहले खदानों से कच्चा बॉक्साइट निकाला जाता है, फिर उसे बेहद सस्ते दाम पर दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है।
अब वो देश उस कच्चे माल से एल्यूमिनियम बनाते हैं और उसकी डाइट कोक या बियर के कैंस तैयार करते हैं। और आखिर में हम क्या करते हैं? हम उन्हीं बनी बनाई कैंस को भारी कीमत चुकाकर वापस इंपोर्ट करते हैं। अपना ही कच्चा माल सस्ते में बेचना और तैयार माल महंगे में खरीदना, ये हमारी इकोनॉमी की मूल बीमारी का सबसे बड़ा लक्षण है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। जरा इस 7.5% के आंकड़े को देखिए। कच्चे एल्यूमिनियम पर 7.5% की भारी इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है, जिससे हमारी लोकल कंपनियों को कच्चा माल महंगा मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के चलते दूसरे देशों से आने वाली बनी बनाई कैंस बिल्कुल 0% ड्यूटी पर देश में आ जाती हैं। ये पॉलिसी साफ तौर पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग का नुकसान करती है और विदेशों पर हमारी निर्भरता को और बढ़ा देती है। और यही आदत हमें एक बहुत बड़े जाल में फंसा देती है, द इम्पोर्ट एडिक्शन ट्रैप, यानी आयात की खतरनाक लत। इस चार्ट को देखकर हैरानी होती है। आज भी हमारी जरूरत का 80 से 85% कच्चा तेल डॉलर देकर इंपोर्ट होता है। करीब 50% नेचुरल गैस विदेशों से आती है। और तो और भारी मात्रा में सोना भी इंपोर्ट किया जाता है। यहाँ तक कि नेचुरल गैस तो फर्टिलाइजर यानी खाद बनाने के लिए भी जरूरी है, जिसका सीधा सा मतलब है कि हमारी खेती बाड़ी भी फॉरेन इंपोर्ट्स पर डिपेंड करती है। तो जब भी दुनिया में कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन या युद्ध होता है, तो इन चीज़ों के दाम आसमान छूने लगते हैं और हमारा इंपोर्ट बिल अचानक से रॉकेट की तरह ऊपर भाग जाता है। अब देखिए, आज ये एक बड़ी राहत की बात जरूर है कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व करीब $700 बिलियन के आसपास है। ये हमें 1991 जैसी दिवालिया होने वाली स्थिति से पूरी तरह बचाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि लगातार बने रहने वाले व्यापार घाटे और इन महंगे इंपोर्ट्स के कारण सेंट्रल बैंक को मार्केट में गिरते हुए रुपये को सहारा देने के लिए इसी खजाने से लगातार डॉलर निकालकर बेचने पड़ते हैं। बेसिकली हम अपना खून पसीने से जमा किया हुआ रिजर्व सिर्फ अपनी इस इंपोर्ट की लत को पूरा करने और करेंसी को गिरने से बचाने के लिए जला रहे हैं। तो फिर इस बीमारी का सच्चा इलाज क्या है? आइए इस पर बात करते हैं। सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देना या फिर विदेशों में बसे एनआरआई से भारी ब्याज पर डॉलर उधार मांग लेना, ये सब सिर्फ दर्द कम करने वाले पेन किलर्स हैं। सच्ची और परमानेंट मजबूती तभी आएगी जब हम अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बड़े पैमाने पर बढ़ाएंगे और अपने एक्सपोर्ट्स को इतना मजबूत करेंगे कि हम दुनिया की एक इंडिस्पेंसिबल फैक्ट्री बन जाएं। जिस दिन इस ग्लोबल सप्लाई चेन में दुनिया को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उस दिन करेंसी अपने आप मजबूत हो जाएगी। एक बड़ी मशहूर कहावत है, आग लगने पर ही कुआं खोदना। ये कहावत उस चलता है वाले रवैये का एकदम सटीक और निष्पक्ष सारांश है, जो पिछले कई दशकों में लगभग हर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान देखा गया है। जब भी कोई आर्थिक संकट आता है, तभी अचानक नीतियां बनती हैं और शॉर्टकट्स लिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही संकट थोड़ा कम होता है, उस इंपोर्ट निर्भरता को हमेशा के लिए खत्म करने वाले असली स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को अक्सर भुला दिया जाता है। और आखिर में इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही बड़े और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ खत्म करेंगे। क्या हमारा सिस्टम आखिरकार इंपोर्ट के इस पुराने चक्रव्यूह से बाहर निकलकर सच्ची आत्मनिर्भरता की ओर मजबूत कदम बढ़ा सकता है, वो भी इससे पहले कि हमारी करेंसी डॉलर के सामने नए और खतरनाक निचले स्तर को छू ले? इस